हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख और कोरोना से मुतल्लिक आदाद-ओ-शुमार भी शामिल करेंगे, सूरत हाल पर भी गौर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने आज टाइगर्स फोर्स के रज़ाकारों से खिताब किया है और उनको कुछ उनकी एडिशनल ड्यूटी से मुतल्लिक आगाह किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान स्टील मिल्स की बात करते हैं। तो मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें स्टील मिल्स के 9100 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की उसूली मंजूरी दी गई है। अब ज़राए जो ECC के हैं वो बताते हैं कि जी ये जो गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है, इन मुलाजमीन को तमाम वाजिबात फौरी तौर पर अदा किए जाएंगे। मजीद बताया गया है कि जो रिटायर किए जाने वाले मुलाजमीन हैं उनको वाजिबात की अदायगी के लिए वजारत ख़जाना 20 अरब रुपए फराहम करेगी। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने के मंसूबे की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ली जाएगी। साथ ही साथ ये भी ज़रा ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री इस सिलसिले में पहले ही फैसला दे चुकी है। अब तमाम तर सूरत हाल पर अपोजिशन की जानिब से बड़ी तनकीद हो रही है। वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत तो कहती थी कि हम इसको ठीक करेंगे, जो खसारे में जा रहे हैं मैनेजमेंट से दुरुस्त करेंगे मामलात को, तो अब क्या हुआ? इस पर हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि जी अपोजिशन जो एहतजाज कर रही है वो जायज़ है, हाँ या ना के ऑप्शन है। और पैनल पर हमारे साथ मौजूद हैं महमूद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करें। मज़हर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। पाकिस्तान स्टील मिल्स एक अरसे से कहा जा रहा है जी सफ़ेद हाथी है। कल हमाद अजहर साहब ने बात की, उन्होंने भी यही कहा और कहा कि अब हमारे लिए बर्डन बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। अगर बहाली और रिफॉर्म करना चाहते हैं तो जो स्टेप लिया गया है वो इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। ग़ालिबन 30 दिसंबर 1973 को इसका संग बुनियाद रखा गया था और 1984 या 85 में ये ऑपरेटिव हो गई थी और काफ़ी अरसे तक जो है ये बड़े बेहतर अंदाज में चली है। तकरीबन 12-13 साल ये बड़े बेहतर अंदाज में चली है। उसके बाद भी जब मुशर्रफ साहब का पीरियड आया, उस पीरियड में भी जो है वो तकरीबन ब्रेक इवन या किसी हद तक प्रॉफिट में थी। तो फिर ये अपोजिशन का एतराज़ जो है वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से है या बेचने के हवाले से, ये समझ में नहीं आ रहा। हर दो सूरतों में दोनों बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ को ये बताना पड़ेगा कि उनके दौर में चीज़ें क्यों बेहतर नहीं हुई। यानी वो जब मुखालफत कर रहे हैं तो उसके रीज़न्स देने चाहिए। ठीक है, PTI की गवर्नमेंट, ये बात ठीक है कि PTI की गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसे प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हम इसे बेहतर मैनेज करेंगे, हम इसकी मैनेजमेंट तब्दील करेंगे, और ये बात उन्होंने PIA के हवाले से भी की, रेलवे के हवाले से भी की। लेकिन अपोजिशन, क्योंकि वो अपोजिशन 2 मरतबा ये यानी पिछले 10 साल में हुकूमत में रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई काउंटर, कोई कॉन्सेप्ट पेपर आना चाहिए कि जी जिस चीज़ की आप मुखालफत कर रहे हैं तो आपके अपने दौर में, आपके 5 साल के दौर में, आपके 5 साल के दौर में इन चीज़ों को क्यों नहीं बेहतर बनाया गया। मुस्लिम लीग नून तो प्राइवेटाइजेशन के हक़ में थी और इसीलिए 2015 से ये स्टील मिल बंद पड़ी है। देखिए, बिल्कुल जो इस वक्त सूरत हाल है, असल मसला जब भी स्टील मिल का आता है वहाँ नीयत में फतूर नज़र आता है, वहाँ नीयत गड़बड़ में जो है वो कहीं ना कहीं मामलात गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। और इसमें इतनी लिटिगेशन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बैरून मुल्क भी लिटिगेशन है। तो पहले तो आपको उससे निकलना पड़ेगा, फिर आपको ये बताएं कि ये इतने साल जो है ये बंद क्यों रही, इसकी मैनेजमेंट क्यों नहीं बेहतर हुई, इसका कोई परमानेंट चेयरमैन क्यों नहीं आया, इसको क्यों बेहतर, इन 2 सालों में बेहतर बनाने की क्या कोशिश की गई। यानी जो क्लेम्स थे, जो असद उमर साहब के क्लेम थे, जो इमरान खान साहब के क्लेम थे, तो उन्होंने इसको बेहतर बनाने की क्यों नहीं कोशिश की। फिर ये जिस 20 अरब रिटायरमेंट वगैरह की बात करें, ये रिटायरमेंट का मसला नहीं है, हाई कोर्ट में केस है और कोर्ट ने इनको पाबंद किया है कि आप 22 अरब रुपए तक जो उनके जो वर्कर्स के अपने हैं, जो प्रोविडेंट फंड ग्रेजुएटी के हैं, वो इनको पे करने पड़ेंगे, वो इनको लाजमी पे करने पड़ेंगे। फिर अभी इसमें बहुत से मामलात ज़मीनों के भी हैं, इसमें मामलात कोई आसान नहीं है। ये सिर्फ ये 18,000 एकड़ का मसला नहीं है, इसके और भी साइड के प्रोजेक्ट्स हैं जो दीगर शहरों में भी हैं। तो ये कोई आसान मेरा ख्याल है मामला नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी मामला है, इसको पूरे कॉन्फिडेंस में लेके। लेकिन जो स्पेसिफिक आपका सवाल है उसका जवाब मेरा ना में है, इसलिए कि जो अपोजिशन ये बात कर रही है उस अपोजिशन की तरफ से ये नहीं आया कि जी हमने अपने दौर में इसको प्रॉफिट में किया था और अब ये इसको बेचने का जवाब नहीं है, या हमने इसकी मैनेजमेंट बेहतर की थी, ठीक है, या मुस्लिम लीग नून तो चाहती थी कि फौरी तौर पे स्टील मिल बेच दी जाए।
ठीक है, लेकिन किया कुछ नहीं, ये भी सवाल उठाया हुकूमत ने। बाबर सत्तार साहब, हुकूमत कहती है कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है ये करने की और लिटिगेशन के मामलात हैं दीगर जिसको एड्रेस किया जाएगा। आपको इसमें कोई कानूनी सुकुम नजर आता है क्या? मुझे तो नहीं नजर आता जी। देखिए, हुकूमत और क्या करे, एक लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है। एक बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को जब सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में फखार चौधरी साहब ने फैसला दे दिया कि इसे प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे। उसके बाद से कोई कैलकुलेट करे कि कितना नुकसान हुआ है मुल्क। जितनी कोई भी गवर्नमेंट आई, उसके इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि हुकूमत इन्हें ठीक तरीके से नहीं चला। फिर एक कॉन्सेप्ट ये है पाकिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट, जो एक होल्ड ओवर है हमारा 60s और 70s का, कि हुकूमत का काम जॉब क्रिएशन इस तरह से है कि वो सरकारी इदारों में लोगों को नौकरियां दे दें। हुकूमत का इस तरह से जॉब क्रिएशन काम नहीं होता। इकोनॉमी को चलाना, उसे रेगुलेट करना हुकूमत का काम है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ग्रो करें और उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट के नंबर ऊपर जाएं, ये हुकूमत का काम है। ये नहीं कि आप अपने इदारों में भर्ती कर लें, रेलवे में, PIA में, स्टील मिल के अंदर, और वो इदारे बैठ जाएं। अगर किसी भी प्राइवेट बिजनेस के पास फालतू लोग होंगे, जिस तरह PIA का भी एनालिसिस होता है कि एक जहाज के ऊपर आपके पास कितने लोग हैं, बाकी एयरलाइंस के पास कितने लोग हैं, यही स्टील मिल का हाल है। अगर आपने इसे मुनाफे पे चलाना है तो फिर आपको लोगों को एक डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा कि कितने लोगों की जरूरत है। और फिर हुकूमत से सवाल क्या पूछा जा सकता है कि जिन लोगों को आपने फारिग किया, क्या आप उन्हें फेयरली ट्रीट कर रहे हैं? अभी तो इस चीज पे बहस जरूरी है कि ठीक है, लोगों ने इतनी नौकरी की, जो गोल्डन हैंडशेक है, क्या वो फेयर है या नहीं? उन्हें रीएम्प्लॉय करवाने के लिए हुकूमत क्या काम कर सकती है? क्या उनकी स्किल एनहांसमेंट होनी चाहिए या नहीं? लेकिन ये कह देना कि जनाब लोगों को निकाल दिया, ये वादे किए थे, जो चला भी रहे हैं, ठीक है। ये हुकूमत के मिनिस्टरों ने या प्राइम मिनिस्टर ने जब ऑपोजिशन में थे तो हो सकता है थोड़ा सा एग्जैजरेट किया हो कि हम आपकी मुलाजमतों को ये करेंगे वो करेंगे जैसे ऑपोजिशन करते हैं। लेकिन हुकूमत में आके मेरा नहीं ख्याल कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो वो फैसला कर रहे हैं। इसे चलाना है तो ठीक तरीके से चलाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि ये ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन वाली कहानी है। लेकिन माजी की यादें ऑपोजिशन ताज़ा करवा रही है। इरशाद भट्टी साहब, कल की बात देख लें, मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने सेनेट में कहा कि जी असद उमर साहब को उनके वादे, उनके बयानात क्या याद करवाने पड़ेंगे? अब उन्होंने क्या कहा था हुकूमत में आने से पहले? हाय अल्लाह तेरा खैर, अल्लाह खैर तो बेड़े पार। 5 सितंबर 2016 इक़्तिदार में आकर हम स्टील मिल ठीक करेंगे, नई मैनेजमेंट लाकर प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, किसी को नहीं निकालेंगे। ये किसी और ने नहीं, मेरे कायद, मेरे महबूब कायद इमरान खान साहब ने कहा था। जनाब असद उमर साहब ने कहा था कि हमारा वादा है कि स्टील मिल चलाकर दिखाएंगे। अगर मैं स्टील मिल ना चला पाया तो मेरी ये वीडियो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर चलाकर मुझे शर्मिंदा कीजिएगा, ये भी कहा था। अच्छा, और कहा क्या इसमें अंग्रेजी है? अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाएं, अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव लाएं, मिलकर चलने का पहला कदम रख लिया। अच्छा खैर 22 महीने हो गए, अभी तक तो कोई भी नहीं, ये पता नहीं मेरा कायद कहाँ गया। वैसे मेरे कायद इमरान खान की एक बात है, कोई दुनिया का टॉपिक निकाल लें उस पर उन्होंने बयान दिया होता है और वो क्लिप मौजूद होता है। ये तो है ना मेरा कायद। अच्छा, दूसरी बात, इस वक्त हुकूमत 9100 मुलाजमीन को निकालना है। ये भी सच है कि वजीर आजम साहब प्राइवेट सेक्टर से मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं कि आप लोगों को ना निकालें, बल्कि उनको सस्ते कर्जे दे रहे हैं कोरोना वबा में कि जिनको अगर आपने मुलाजमीन अपनों को ना निकाला तो सस्ते कर्जे देंगे। ये भी चल रहा है। मगर इन दोनों बातों के बावजूद सूरत हाल ये है कि मुशर्रफ दौर में स्टील मिल आखिरी मर्तबा कराची में की किसी गलियों में मुनाफा बख्श नजर आई, उसके बाद जमहूरियत आ गई। पीपी दौर में 2008-2009 में खसारे में गई, 2015 में लीगी दौर में अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो गई और 5 साल से बंद है। 30,000 मुलाजमीन थे, अब 9,000 मुलाजमीन रह गए हैं। 5 सालों में 90 अरब का बेल आउट पैकेज दिया जा चुका है, 55 अरब तनख्वाहों पर लग चुके हैं, 230 अरब के खसारे में है। अब हुकूमत 1 माह की तनख्वाह और रिटायरमेंट के वाजिबात देकर मुलाजमीन को फारग करना चाहती है। ये तमाम तर इनकी कोताहियों के बावजूद अच्छा फैसला है। इन सफ़ेद हाथियों से जान छुड़ानी चाहिए। हर साल 24 अरब खा रही है स्टील मिल, 54 अरब खा रहा है PIA, 35 अरब खा रहा है रेलवे।
और आपको याद होगा कि 15,000 PIA के मुलाजमीन है। रेलवे की टोटल अच्छा, मतलब आपको भी लगता है ऑपोजिशन पेंशन, ठीक है, आप ये समझते हैं ऑपोजिशन का जो एहतजाज है वो नाजायज है, उनको नहीं करना चाहिए। बट सब आगे बढ़ते हैं ना, पीछे की बातें हो गई। बट सब क्विकली मुझे आगे बढ़ना, आज टाइम हमारे पास बड़ा कम है, आगे की बात करेंगे हम। मेहमल, आखिरी बात भट्टी साहब, आपका टाइम एक मिनट शेख, एक मिनट मेहमल, आगे के लिए ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत बड़ी जरूरी है। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इंश्योर करने के लिए कि आगे जो भी प्रोसेस हो ट्रांसपेरेंट हो? देखिए अलीना, इसमें 2-3 बातें हैं छोटी छोटी। पहली चीज तो ये है कि देखिए मैं मानती हूँ कि एहतजाज बिल्कुल जायज़ है, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो वर्कर्स का हो। आप ये बात कि क्या हुकूमत का फैसला सही है या गलत है, उसके ऊपर एक डिबेट हो सकती है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन ये कहना कि अपोजिशन का एहतजाज क्या गलत है, गलत नहीं है उनका एहतजाज। ये अगर PTI भी इस वक्त अपोजिशन में होती वो भी यही कर रही होती, वो भी आकर वर्कर। फिर एक चीज है कि उन्होंने जिस तरह ये असद उमर साहब के वायरल क्लिप की बात करे या भट्टी साहब ने खान साहब के बयानात की बात की, उस वक्त ये उनकी तरह हिपोक्रेसी दिखाने के लिए, ये नहीं हम कह रहे कि वो फैसला बदलेंगे नहीं बदलेंगे। लेकिन एक चीज है, पहली चीज है मुझे बताएं कि ये जो 9,000 से ज्यादा वर्कर्स को निकाला, इसका जवाब क्या है? क्या कोई पॉलिसी दी गई है? क्या बताया गया है कि या बताया गया था कि हमने डाउन साइजिंग करनी है या हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है? क्या आपको कोई बायर मिल गया? आप ट्रांसपेरेंट हो ना, आप बताएं तो सही कि आप करने क्या जा रहे हैं, केस क्या बनाया है आपने ये सब कुछ करने का। फिर दूसरी तरफ एक इनसिक्योरिटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बताया हमाद अजहर ने, कोर ऑपरेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप अलीना फिर 9,000 के 9,000 वर्कर्स को नहीं निकालते, फिर आप रिटेन करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, आप मुशावरत करते हैं। इससे आपने इनसिक्योरिटी फैलाई है। बाकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में PIA वाले हो गए, बेशक वो पाकिस्तान रेलवेज के 70,000 वर्कर्स हो गए, वो भी सोच रहे होंगे कि कल को हमें भी इसी तरह निकाल देंगे। तो कोई तो आपको एक पॉलिसी प्रॉपर बनाकर आपको वर्कर्स से, यूनियंस के साथ, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन के साथ बैठ के आपको बात करनी पड़ेगी। इस तरह से नहीं आप कर सकते। ये मैं कहती हूँ कि ये जो एहतजाज है वो बिल्कुल जायज़। ये पॉइंट लेके चलते हैं बेनजीर के पास। बेनजीर, मेहमल कहती है एहतजाज बिल्कुल जायज़ है, इस तरह से आप निकाल नहीं सकते, एक मैकेनिज्म होना चाहिए था। अलीना देखिए, मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ राय है, इसलिए क्योंकि एक पेंडेमिक में या जब मईशत का ये हाल है, इन हालात में 8 से 9,000 लोगों को फारिग करना मेरे तो ख्याल से जुल्म की इंतहा है। और अभी पिछले महीने या उससे पिछले महीने हमारे वज़ीर आज़म जो थे वो अपील कर रहे थे कंपनी से और बिजनेस से कि आपने अपने मुलाजमीन को बेरोज़गार ना करें तो स्टेट बैंक आपको सस्ता और आसान लोन देगी। वो अपील कर रहे थे, उल्टा उन्होंने ख़ुद 9 से 8,000 लोगों को पेंडेमिक में निकाल दिया। फिर उस दिन हमाद अजहर साहब कह रहे थे कि ये जो लोग हैं ये फारिग बैठे हुए थे, अब ये प्रोडक्टिव हो जाएंगे। सर आप मुझे बताएं कि आजकल इनको कौन नौकरी देगा? इन हालात में इनको कहाँ से प्रोडक्टिव होंगे? इनको कौन सी नौकरियां मिलेंगी? वैसे वज़ारत ख़ज़ाना ने एक रिपोर्ट भी जमा करवाई है, कहते हैं 30 लाख रोज लोग बेरोजगार हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और आपने उसमें ऐड कर दिए 8 से 9,000 लोग, और मतलब हुकूमत ने खुद ऐड कर दिए। आप कंपनियों से अब क्या अपील कर रहे हैं? देखिए हेरल्ड जो एक मैगज़ीन है जो अब बंद हो गया है, एक बड़ा अच्छा मैगज़ीन होता था, उन्होंने एक बड़ी तफसील से इस पर रिपोर्ट की थी, बड़ी डिटेल रिपोर्ट की थी पाकिस्तान स्टील मिल में। उसमें उन्होंने लिखा था कि जो सबसे अच्छा मौका था इसको प्राइवेटाइज़ करने का वो था 2006 में, क्योंकि तब ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना रही थी स्टील मिल और तब बायर्स भी थे। लेकिन तब हमारे जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने आके इसको रोक दिया। तो जब हमाद अजहर साहब पीपल्स पार्टी की और PMLN की बात करते हैं तो फिर थोड़ी सी इफ्तिखार चौधरी की भी बात किया करें। उसके बाद 2015 में जब मुस्लिम लीग नून का दौर था, फिर से इसको कोशिश की प्राइवेटाइज़ करने की, लेकिन तब इतने हालात ख़राब हो गए थे कि इसको प्राइवेटाइज मतलब कोई बायर ही नहीं मिल रहा था। यहाँ से हुकूमत गई चाइना में, वहाँ पे उन्होंने रोड शोज़ किए, लेकिन कोई बायर नहीं मिला। देखिए अगर मैं प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो एक अलग बात है कि आपने PTCL को प्राइवेटाइज़ किया, KESC को प्राइवेटाइज़ किया, उससे क्या कोई हालात कोई कंपनियों के बेहतर हो गए? नहीं। लेकिन चलें अगर आपने उसको प्राइवेटाइज़ करना है तो उसको आप ज़रूर करें, लेकिन एक तरीके से करें। ये नहीं कि आपने 8-9 हज़ार लोग निकाल दिए। अभी देखें आपने इसको सबसे पहले इस स्टील मिल को चलाना है, इसकी हालात कुछ बेहतर करने हैं, तो फिर ही आपको बायर्स मिलेंगे ना। ऐसे तो नहीं लोग आ जाएंगे जो बंद पड़ी है एक स्टील मिल उसको आकर ख़रीदने के लिए, सिर्फ ज़मीन के लिए तो नहीं आ जाएंगे। अब उसके लिए अभी आपने 8,000 लोग तो निकाल लिए, लेकिन आपने अभी मज़ीद लोगों को, अफराद को मुलाजमत देनी होगी, इसको चलाना होगा। तो एक तरीके से आप प्राइवेटाइजेशन करें। तो मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि आप 8-9 मतलब यहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं लोग भूख से मर जाएंगे अगर हम लॉकडाउन में नरमी नहीं लाएंगे। तो ये जो मुलाजमीन है इनको क्या भूख नहीं लगती? इनको कहाँ से नौकरियाँ मिलेंगी?
तो मतलब आपको लगता है जो ये स्पेसिफिक मामला है कि मुलाजिमीन को क्यों निकाला गया, इस पर अपोजिशन सही एहतजाज कर रही है। ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद जो टाइगर्स फोर्स के नए काम होंगे, उनकी ड्यूटीज़ होंगी, उससे मुतालिक थोड़ी डिस्कशन करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुतल्लिक जो टाइगर्स फोर्स बनाई गई है उससे आज खिताब किया और उन्होंने न सिर्फ कोरोना से मुतल्लिक गाइडलाइंस उनको जारी की, बल्कि उन्होंने कुछ एडिशनल ड्यूटीज़ जो उनको आने वाले दिनों में निभानी पड़ सकती हैं उससे मुतल्लिक भी आगाह किया। सबसे पहले तो कोरोना की बात करते हैं, तो वज़ीर आज़म ने कहा जी कोरोना को SOPs पर अमल दरामद करवाना होगा। कोरोना टाइगर्स फोर्स को जहाँ जहाँ पर देखा जा रहा है कि खिलाफ वर्जी हो रही है वहाँ पर उनको मुतहरिक किया जाएगा और इंतज़ामिया के साथ मिलकर वो सारे उमूर संभालेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो मसाजिद में उन्होंने काम किया है रमज़ान के दौरान, SOPs पर अमल दरामद करवाया, वो बड़ा अच्छा था, उस पर उनको शाबाशी दी है वज़ीर आज़म ने। और साथ ही साथ उन्होंने 2 एडिशनल ड्यूटीज़ भी बताई हैं। उन्होंने कहा जी टिड्डी दल के खात्मे के लिए इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करेंगे और साथ ही साथ जो सफाई से मुतल्लिक एक मुहिम कोई चलाने जा रहे हैं उस पर आगाह करेंगे और दरख्त के लिए मुहिम जो होगी आने वाले दिनों में उस पर भी टाइगर्स फोर्स मदद करेगी। अब तमाम तर मामले पर सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा कुछ यूँ है कि क्या वज़ीर आज़म का टाइगर्स फोर्स के हवाले से बयान जो SOPs पर अमल कराने वाला है वो दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शन है। महमल क्या लगता है आपको? देखिए अलीना, इसमें मैं नहीं का ऑप्शन ही लूंगी, फैसला तो दुरुस्त नहीं है क्योंकि देखिए 2-3 इसकी वजूहात है, मैं आपको मोटी मोटी बयान कर देती हूँ। आज अगर खान साहब पहले अपने इन सारे टाइगर फोर्स को कहें कि तुम लोगों ने चोरों का मुहासबा करना, तो अगर वो ये कह दे तो फिर हमारी पुलिस फोर्स का क्या फायदा? ये एक क्या आप पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे हैं, इसकी लीगैलिटी क्या है, एक सवाल बनता है। फिर गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, आप पार्टी वर्कर्स की एक मशीनरी साथ ID कार्ड्स मिलेंगे वैसे तो नहीं, कार्ड्स तो वो पार्टी के टाइगर फोर्स के कार्ड होंगे ना, वो गवर्नमेंट का उसमें क्या, ये तो आपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो किया है अपनी रियासती मशीनरी पे। और ये बात नहीं है कि बाकी सारे सूबों के अंदर जहां आपकी पहले हुकूमतें नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी 7 साल से हुकूमत है ना, तो आपने उस पर भी ये नहीं कि आपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कर दिया। अब असल सवाल देखिए इसमें लीगैलिटी का होता है। उसकी वजह क्या है कि ये कोई प्राइवेट एक फोर्स है और ये वर्कर्स की, ये तो ऐसी है कि नून लीग के कि जी हमारे मतवाले या हमारे शेर जो हैं चलो निकलो और ये सारे काम कर दो, फिर जी पीपल्स पार्टी के जी हमारे जाले सिंध में निकले और ये काम आप लोगों के जिम्मे कर दिए। यानी कि आप इसमें फिर आप में और MKM में क्या फर्क है? MKM भी अपने सेक्टर इंचार्ज को देती थी ना सारा काम, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा उनका सेक्टर इंचार्ज कर रहा होता था। यही उनके ऊपर क्रिटिसिज्म था ना कि उन्होंने पार्टी को सब कुछ एम्पावर कर दिया, उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी को बिल्कुल वीक कर दिया है। अब आपने या तो आपने लॉ मेकिंग की होती है, आपने रेस्क्यू 1112 या एलीट फोर्स होती है जी, डॉल्फिन फोर्स होती है, कोई आपने उसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी दी और एक आपने उसको लीगल स्टेटस भी दिया। इसके अंदर सिर्फ ये है कि हमने ट्रेनिंग पता नहीं किस किस्म की ट्रेनिंग देनी है जो स्पेशलाइज्ड यानी कि काम नहीं है, जज्बा जरूरी है। ये जज्बे से काम नहीं होते। आप पता नहीं आप तनख्वाह दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, मुफ्त में काम करें, इनको मिलेगा क्या, मतलब इस तरीके से नहीं होता। देखें ये इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती कि आप जो है प्राइवेट जो है वो वर्कर्स फोर्स बना दे और उसके बाद कहें जी हम रियासती मशीनरी से काम नहीं लेंगे, यही काम। ठीक है बाबर सत्तार साहब, आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है, क्या आपको नहीं समझ आ रही? आप नहीं चाहते टिड्डी दल का खात्मा हो, कोरोना का खात्मा हो, उससे मुतल्लिक शऊर बेदार हो और अब तो मौसमियाती तब्दीली पे भी काम करेंगे? देखिए मुझे तो लगता है कि महमल इन्फ्लुएंस में है, ये जो नून वाले हैं या PPP वाले हैं या जो पटवारी हैं इनके इन्फ्लुएंस में है। देखिए एक मुल्क है और ये लोग जो ये कहते हैं कि जी ये एक प्राइम मिनिस्टर है, इसका रिकॉर्ड जो जिसका रिकॉर्ड फंस जाते हैं, ये उधर ही फंस गए हैं। जिस तरह 1996 में इन्होंने अस्पताल बनाया था, हर चीज की वही स्ट्रैटेजी है कि आपने अपना कोई टाइगर फोर्स बनानी है, हर काम उन्हीं से। देखिए रियासत आपसे वैसे ही नहीं चल रही, पैसे इसके पास नहीं है। इससे ज्यादा इंजीनियस प्राइम मिनिस्टर क्या होगा आपका कि उसने एक बिल्कुल नया गवर्नेंस का स्ट्रक्चर दिया है जो बिल्कुल ही ऑप्शनल बेसिस पे, ना कोई पैसे लगेंगे, रियासत के जज्बे और जुनून के ऊपर ये मुल्क चलेगा, वो आके सब कुछ ठीक कर लेंगे। इसके बाद तो एक हुकूमत के पास जिसके पास बजटरी एलोकेशन के पैसे नहीं है, बाकी चीजों के पैसे नहीं है, अगर वहां के सिटीजन ही रजाकाराना बेसिस के ऊपर चलाना शुरू कर दें मुल्क को, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? तो मेरे ख्याल से तो बड़ा कमाल आइडिया है। किसी को ये जो जीनियसेस बैठे हुए हैं जो पिछले 400 साल से जिन्होंने गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए, उन्हें इतना सुपीरियर आइडिया आया ही नहीं है। आप इस चीज को अप्रिशिएट करें बजाय इसके कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप नहीं, कमाल आइडिया है। इसके ऊपर तो शायद इन्हें नोबेल प्राइज मिल जाए कि नए गवर्नेंस के स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसमें स्टेट की जिम्मेदारियां भी खत्म हो गई और स्टेट के ऊपर जो बोझ है वो भी खत्म हो जाएगा।
ठीक है, नहीं सिर्फ मैं इसमें एक छोटा सा सवाल है जो कि आप बाकी एनालिस्ट से पूछ सकती हैं। एक ये कि अगर टिड्डी दल का मुकाबला इन्होंने नहीं करना है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का क्या फायदा? वो कह रहे हैं उनके साथ मिलके करेंगे ना महमल, वो कह रहे हैं इंतजामिया वैसे ही कमी है, इधर उधर कामों में वो कौन होगा? नहीं, इनका एहतसाब कौन करेगा? फिर मुझे ये बता देना अलीना, अगर यानी कि फिर अच्छा एहतसाब पे वैसे हमने अलग से सवाल रखे, उस पे आते हैं। मेरे भट्टी साहब बड़े खामोश बैठे हैं। भट्टी साहब क्या बात है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं बड़ा अच्छा फैसला है, आप जज्बा है इनमें तो इनसे करवाएं, बड़ा अच्छा गवर्नेंस का निज़ाम है, आपको लगता है ऐसा? इससे पहले जनाब शेख आपने वो मेरी बात काट दी थी, आखिरी 2 जुमले रह गए थे कि महमल और बेनज़ीर साहिबा तो कह सकती हैं कि ये फ़ैसला गलत है मुलाजमीन को निकालना स्टील मिल से या ना निकालना, लेकिन ये अपोजिशन नहीं कह सकती। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे ये रखिएगा, क्योंकि ये दोनों हुकूमतें भुगता चुके हैं। कोई भी आप बताएं कि 5 साल से किसी की ज़ाती मिल या फैक्ट्री या कारोबार बंद हो और मुलाजमीन तनख्वाहें ले रहे हो, ऐसा हो सकता है? वैसे तो इन सारों के ज़ाती कारोबार प्रॉफिट में और मुल्की इदारे खसारे में हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक रिकॉर्ड है इस मुल्क में। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि इन्होंने घर के एक मुलाजम को बैठाए 5 साल तनख्वाहें दी हो? नहीं। तो ये लिहाजा ये ख़त्म करें, ये निकालें और ये बंद करें इदारे, ये जो सफ़ेद आती हैं। ठीक है, अब आ जाएं इस बात पे। मुझे ये इमरान खान साहब का खिताब सुनकर चीफ जस्टिस साहब याद आ गए हैं, चीफ जस्टिस साहब ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने सिंध वालों से कहा था कि 1 अरब का राशन तकसीम कर दिया और किसी गरीब को पता ही नहीं चला। 2.25 लाख टाइगर काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ काम कर रहे हैं और मुझ गरीब को पता ही नहीं चला कि ये किधर काम कर रहे हैं। और हालांकि मैं खुद अपने आप को समझता था कि मैं इस्लामाबाद का चीफ टाइगर हूँ, लेकिन ये मुझे पता ही नहीं चला कि वो नीचे से कहाँ काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि रमजान में मस्जिदों में कोरोना नहीं फैला। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के चीफ टाइगर है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये मेरे कायद इमरान खान के पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर है जो उन्होंने हर मस्जिद में लगा कर चेक किया, और ये सऊदी अरब को थर्मामीटर क्यों नहीं दिया और बाकी 20 मुल्कों को क्यों नहीं दिया जो ऐसे वहाँ भी बड़े मुसलमान बेचारे बाजमात तरावी पढ़ लेते, वो उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी। और ये जो बाबर साहब और महमल साहबा ने गुफ्तगू की है, ये जेलस हैं इन टाइगर से। ये कोरोना से टाइगर ने लड़ना है, टिड्डी दिल से टाइगर ने लड़ना है, दरख्त टाइगर ने लगाने हैं, बेरोजगारों को और नौकरियां टाइगर ने देनी है, राशन की जहां कमी हो वहां टाइगर ने आना है, बेटा हुकूमत तक टाइगर ने पहुंचाना है, स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में टाइगर ने फिरना है, यूटिलिटी स्टोर्स की निगरानी टाइगर ने करनी है। आपके जवाब से ऐसी फील आई। एक बस साईं बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान खान और चंद वजीरों के हाँ लिखा जाना चाहिए, जेलस लोग, जेलस छोटे स्मॉल लोग। ये मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ। अच्छा, एक साईं बुज़दार और इमरान खान और चंद वजीरों के ओहदे रह गए हैं। कल परसों शिबली फराज साहब ने कहा था जिस तरह हमने कोरोना से निपटा इसी तरह टिड्डी दिल से निपटेंगे। उसके बाद हर टिड्डी दिल भंगड़े डाल रहा है और वो अजीब फसलों में भंगड़े डाल रहे हैं, लुडियां डाल रहे हैं कि अच्छा इस तरह निपटे में खुशी की लहरें दौड़ गई हैं। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र कि वज़ीर आज़म साहब ने टाइगर फोर्स अनाउंस कर दी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इस नए दौर में शामिल हो गए हैं। मैं अपने प्यारे महबूब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ इस तारीखी मौके पर। अच्छा, ये आपका थर्मामीटर वाला पॉइंट जरा बेनज़ीर के पास लेके चलते हैं, उनके पास बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं इससे मुताल्लिक। आज के बाद मेरे नाम के साथ टाइगर लिखा जाए और पढ़ा जाए। ठीक है जी, हम कल से ये चेंज करो नेम बार जी भट्टी साहब की। बेनज़ीर के पास बड़े स्टैट्स होते हैं। बेनज़ीर, जो मसाजिद में सिचुएशन हुई, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी शाबाशी दी है, उससे मुताल्लिक ज़रा कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके पास? और बल्कि वज़ीर आज़म ने भारत से कंपेयर किया, उन्होंने कहा जो भारत ने लॉकडाउन किया है उसकी वजह से उनको जो मईशत को नुकसान उठाना पड़े, बड़े बुरे हालात हैं वहाँ पे, तो क्या ऐसा है? देखिए, सबसे पहले तो अलीना मुबारक हो कि हमें आज टाइगर फोर्स नज़र आ गई। पिछले 2 महीने से मैं सुन रही थी टाइगर फोर्स है, 8 लाख हैं, 10 लाख हैं, 9 लाख हैं, बड़ा जज्बा है इनमें, लेकिन मुझे तो आज तक वो नज़र नहीं आया। आज आप से मुराद भट्टी साहब, बात ये है कि अगर आप 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख, हाँ एक तो नजर आ गए ना। देखिए, आपके पास अगर 8 लाख लोग भी है चले और आप उनको बाहर भेज रहे हैं SOPs को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, सबसे पहले तो आपने उनका टेस्ट कराना है,
क्योंकि आपको तो नहीं पता कि उनके अंदर कोरोना वायरस के वो शिकार हैं या नहीं है। ऐसा ना हो उल्टा वो वायरस फैलाना शुरू कर दें। तो सबसे पहले तो आपने इन 8 लाख या 10 लाख लोगों का टेस्ट कराना है, इससे वैसे आपकी टेस्टिंग बढ़ जाएगी, लेकिन इस पर कोई बात नहीं की गई अभी तक। अच्छा देखिए अलीना, एक दो बातें मैं ज़रूर करूँगी, ज़रा टेक्निकल है लेकिन बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना। अभी कुछ दिन पहले फैसल सुल्तान साहब जो हैं कोरोना वायरस के फोकल पर्सन हैं, उन्होंने BBC उर्दू से बात की। उस पर उन्होंने कहा कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं है। ठीक है, ये हुकूमती अफसरान ने जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं है। अच्छा, जो दूसरे ममालिक हैं जब वो लॉकडाउन में नरमी लाने का सोचते हैं तो वो 2-3 चीज़ें देखते हैं। एक चीज़ वो देखते हैं पॉजिटिविटी रेट, और एक वो देखते हैं RO, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन नंबर। पॉजिटिविटी रेट क्या होता है? पॉजिटिविटी रेट होता है कि आपने इतने टेस्ट किए, इसमें से कितने पॉजिटिव आए। WHO कहती है कि अगर आपने अपने लॉकडाउन में नरमी लानी है तो आपका पॉजिटिविटी रेट 5% होना चाहिए 14 दिन के लिए। पाकिस्तान का पॉजिटिविटी रेट आपको पता है अभी क्या है? 14%, और कुछ सूबों में तो 20% तक जाता है। दूसरा है रिप्रोडक्शन नंबर। रिप्रोडक्शन नंबर होता है मतलब कि एक शख्स से कितने लोगों को ये वायरस लग सकता है। कोरोना वायरस का होता यह है कि एक शख्स से 3 लोगों को वायरस लग सकता है। अच्छा, जर्मनी में और बाकी ममालिक में वो देखते हैं कि जब ये रिप्रोडक्शन नंबर 3 से 1 पे आ जाता है तो फिर वो लॉकडाउन को खोलने की बात करते हैं। हमें आज तक हमारी हुकूमत ने नहीं बताया प्रोडक्टिविटी रेट क्या है, पॉजिटिविटी रेट क्या है, रिप्रोडक्शन नंबर क्या है। हमें ये नंबर कोई बता ही नहीं रहा, बस आप खोलते जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूं पंजाब की, और मैं आपको ये बात बता सकती हूँ, ये मुझे खुद पता चली है कि जब ईद से पहले जब वज़ीर आला के साथ मीटिंग हुई, पंजाब के वज़ीर आला के साथ, तो जो IG पंजाब हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े सीनियर अफसरान ने वज़ीर आज़म से कहा था, वज़ीर आला से कहा था कि आप बाज़ार अभी ना खोलें ईद से पहले। हम अगर अपने ख़ानदान वालों को बाज़ार जाने की इजाज़त नहीं दे सकते तो आप कैसे दूसरे लोगों को हम कहें कि हाँ आप जा सकते हैं बाज़ार। और मुझे ये भी पता है कि जो वज़ीर आज़म थे वो चाहते थे कि ईद के बाद वो सिनेमाज भी खोल दें, तो पार्क्स भी खुल गए ना, पार्क्स भी खोल दें। लेकिन मसला ये था कि रईस अंसारी साहब जो हैं जियो के, उन्होंने पंजाब हुकूमत की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक कर दी जो वो हमसे छुपा रहे थे। उसके बाद से वज़ीर आज़म ने सोचा कि अभी थोड़ी देर के लिए इस पे रोकते हैं। मतलब आप सोचें, सब कुछ तो आपने खोल दिया, तो आप इन बच्चों को भेज रहे हैं बाहर, इनकी जान आप खतरे में डाल रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बातें जो आपने शेयर की हैं, लेकिन मज़हर साहब उस वक्त से किसी सोच में गायब हैं। मज़हर साहब क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, पहले तो थोड़ा सा वो जो पिछली वाली बात थी उसमें मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट पहले तो इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवाए, पाकिस्तान स्टील का, बताएं कि कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। ये वाकई वर्कर्स का मसला है, वर्कर्स बहुत ज़्यादा थे, या इसकी मिसमैनेजमेंट हुई है, और मिसमैनेजमेंट हुई है तो क्यों हुई है। हर इदारे को उठा के एक बड़ी को, और इसमें जो लोग 2006 में इसके पीछे थे इसको प्राइवेटाइज करने के, वो 2020 में भी उसी के पीछे हैं। उनकी नज़रें इसी चीज़ पर हैं। PIA को ले लें, मिसमैनेजमेंट हर जगह है। मैनेजमेंट आप बेहतर नहीं करते, आप कहते हैं फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट ले आते हैं हम कि जी उसमें तो जो है वो गवर्नमेंट जो है वो चलाती नहीं है। तो अच्छा, PIA वाला आपने बड़ा अच्छा उठाया नुक्ता, क्योंकि हम ना आउटसोर्सिंग पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह कल। इसके ऊपर बात करेंगे जो टाइगर्स फोर्स वाली है ना, इसके ऊपर जरा कमेंट कर दें। देखिए, वो कुछ दिनों पहले वो मरगला की पहाड़ियों पे खबर आई थी कि कोई टाइगर आ गया, और वो उसको जब पता चला कि यहाँ पहले ही टाइगर फोर्स है तो वो वापस चला गया। दूसरी बात ये कि ये बड़ा मिसकंसेप्शन, देखिए ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान की एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। अपने वर्कर्स को, उसमें दीगर लोग भी शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करना है। अभी उनकी ट्रेनिंग होनी है। इन्होंने यूनियन काउंसिल्स को यूज़ नहीं किया, इन्होंने लोकल बॉडीज़ को यूज़ नहीं किया, जो रेडीमेड इनके पास अवेलेबल थी टाइगर फोर्स, उसको यूज़ नहीं किया। एक नई टाइगर फोर्स ला के आप बना रहे हैं, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको फिर एक बड़ा मिसकंसेप्शन है लॉकडाउन के हवाले से, जिसको आपने अमीर और गरीब में तकसीम कर दिया है। लॉकडाउन आप ख़त्म करेंगे तो मैं ये मास्क रोज़ाना ख़रीद सकता हूँ। क्या ये गरीब ख़रीद सकता है ये मास्क रोज़ाना? क्या वो सैनिटाइज़र रोज़ाना ख़रीद सकता है? क्या वो ग्लव्स रोज़ाना ख़रीद सकता है? उसको तो आप वायरस दे रहे हैं, और ज़्यादा शिद्दत का वायरस दे रहे हैं, क्योंकि वो तो ना सोशल डिस्टेंसिंग कर सकता है,
ना वो मास्क पहन सकता है, ना वो सैनिटाइजर लेके घूम सकता है। तो आप उसके घर में खाने पहुंचाने का इंतजाम करें, बजाय इसके कि आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं। आप देख लें कि रमजान के बाद जो सूरत हाल बनी है, आपके हाथ से कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो जब वायरस स्प्रेड हो जाएगा, हर जगह बुरी तरह फैल जाएगा, तो कहां से आप रोजगार देंगे? इंडिकेटर्स इसी तरफ जा रहे हैं मज़हर साहब। जो माहिरीन ने कल भी हमने डिस्कस किया था, जो माहिरीन ने खदशा जाहिर किया था कि जून के जो 2nd to 3rd वीक होगा वो पीक होगा और बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी, उसी तरफ जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सियासी जो गहमा गहमी चल रही है मुल्क में और लफ्जी जंग चल रही है, ये क्या मामला है, ज़रा बात करेंगे इसके ऊपर। कल एक इजलास हुआ है पीटीआई की पार्टी तर्जुमानों का और हुकूमती ओहदेदार भी उसमें शामिल थे और रिपोर्ट ये किया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शरीफ फैमिली पर बड़ी तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि जी शरीफ फैमिली की जो चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग है पकड़ी गई है और उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ और जो दीगर हैं वो भाग रहे हैं और ये इसका सबूत है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। इस पर अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि मुश्किल माशी सूरत हाल में मुआविन खुसूसी की जानिब से इस तरह के बयान, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने भी ये कहा है कि जी जो शहबाज शरीफ हैं वो तो जामिन थे नवाज शरीफ के, लेकिन उनके किरदार के ऊपर क्या है अब सुप्रीम कोर्ट में हम जाने का सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि वो हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। तो ये पूछ रहे हैं हम अपने एनालिस्ट से, महमल क्या कॉमेंट करेंगे? अलीना, इसकी वजह जो इस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं उसकी बेसिक वजह तो ये है कि वो एक डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, कि जो एक बहुत बड़ा कोरोना के ऊपर पॉलिसी फेलियर हुआ है वो उसके ऊपर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, कहने को तो ये ऑपोजिशन भी कह सकती है, आपकी भी उनकी भी हिट फिल्म बन सकती है, फलाने की भी बन सकती है, लेकिन इस किस्म के जो बयानात है ना वो बड़े गैर मुनासिब हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें इन्हें इस वक्त करनी नहीं चाहिए और इन्हें ज्यादा फोकस जो असल जहाँ पॉलिसी फेलियर हो रहा है ना कोरोना, वो उस पर करना चाहिए। बाकी अदालतों के काम अदालत जाने और बाकी चीजें जो हैं वो फिर इनको हुकूमत वो टाइगर फोर्स से काम करा लें। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, शहबाज गिल साहब कहते हैं सुपर डुपर हिट सीरीज बन सकती है जो शरीफ साहब बयान की सारा कुछ चल रहा है जिस तरह से प्रोसीडिंग। शहबाज गिल साहब पे शिबली फराज साहब को नजर रखनी चाहिए क्योंकि शिबली फराज साहब की परफॉर्मेंस देखिए, ऑलरेडी वो लीडर ऑफ द हाउस सेनेट में थे, वहाँ से हटा दिए गए, वो दूसरे आ गए। अब शहबाज गिल साहब जितनी तेज़ी से रिएक्शन देते हैं उतनी तेज़ी शिबली फराज साहब में नहीं आ रही। तो मुझे नहीं पता कि शिबली फराज साहब जो है उनकी और शहबाज गिल साहब ये जो टसल है ये आप देख लीजिएगा अनकरीब, क्योंकि शिबली फराज ज़ाहिर है बड़े उस लिहाज से सोबर से आदमी हैं, उस तरह रिएक्ट नहीं करते, वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। तो शहबाज गिल साहब बहुत प्रोएक्टिव हैं, एग्रेसिव हैं, पीएम हाउस की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी उनको बैक भी करती है। तो मुझे अपोजिशन क्या शहबाज गिल साहब की बातों का जवाब देगी? शहबाज गिल साहब और शिबली फराज साहब के दरमियान एक तसल नज़र आ रही है मुझे, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। अच्छा बाबर सत्तार साहब, जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो फिर क्या अपोजिशन जो इल्ज़ामात लगा रही है उसको तक़वियत मिलती है? देखिए, शहबाज गिल साहब के ऊपर ज्यादा हमें बहस नहीं करनी चाहिए। अपने प्रोग्राम में हम ऑफ एंड ऑन करते रहते हैं इनके ऊपर, चौहान साहब के ऊपर। ये जो नुमाइंदे हैं पीटीआई के, इनकी क्या स्ट्रेंथ है? इनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो एक लिहाज, एक सिविलिटी, एक इंटेग्रिटी पब्लिक ऑफिस होल्डर की होती है, उससे बहुत नीचे डुबकी लगा के तो एक ऐसा चेहरा पेश करते हैं जिसपे सुनने वाला भी शर्मा जाता है और जो कहने वाला है वो भी शर्मा जाता है। ये इनकी स्ट्रेंथ है, उसकी वजह से उन्हें हायर किया है। वो जो जिस काम के लिए उन्हें हायर किया गया वो कर रहे हैं, उन्हें क्यों ब्लेम करना? जिसने हायर किया उससे पूछें कि आप इनकी पहले भी यही परफॉर्मेंस थी, अभी भी ये परफॉर्मेंस है, इन्हें हायर क्यों किया आपने? स्ट्रैटेजी है पीटीआई की और वो बिल्कुल पूरी तरह से निभा रहे हैं जिस काम के लिए उन्हें रखा गया। ठीक है। बेनज़ीर, तलाल चौधरी साहब का एक बड़ा वायरल हो रही है वीडियो और उसमें वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत अपने मुकदमात पर और वो जो नैब में इंक्वायरीज उनके खिलाफ चल रही हैं उनके ऊपर क्यों नहीं तवज्जो देते और सारा वक्त ये क्यों बोलते रहते हैं जी अपोजिशन ने ये किया, अपोजिशन ने वो किया। आजकल तो खैर वो बोलेंगे क्योंकि कोरोना वायरस से भी तवज्जो हटानी है। देखिए, मुझे समझ नहीं आया, शहबाज गिल साहब ने कहा है कि इस पर एक बड़ी अच्छी हिट फिल्म बन सकती है। बिल्कुल, उन्होंने कहा जो सारी करप्शन और चोरी और उनके केसेस है उसके ऊपर सुपर डुपर हिट फिल्म बन सकती है। अच्छा, तो हीरो कौन होगा और विलन? हाँ, मेरे ख्याल से फिल्म बना लेनी चाहिए क्योंकि अदालत में केस तो चल नहीं रहा, ना ही नैब में केस चल रहा है, ना ही नैब इस केस को आगे लेके जा रही है, ना ही अदालतों में ये केस चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फिल्म बना लेनी चाहिए क्योंकि इस हुकूमत में एक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है।
भट्टी साहब, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी चोरी पकड़ी गई है, जो सारी पीछे एपिसोड हुई है शहबाज शरीफ वाली, लेकिन अगर सब कुछ पकड़ा गया है, सब कुछ इतना ही ब्लैक एंड वाइट है, तो फिर अदालत में क्यों नहीं जाते? देखिए, पहली वजह है माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून, थर्स्टी क्रो का मजमून या मॉर्निंग वॉक का मजमून, जो एक ही मजमून रटा हुआ है, तो मौजू जो भी हो, मौका जो भी हो, ये ज़रूर सुना देते हैं। पहले 2-4 फिक्रे और बाद में मजमून फिट किया, अल्लाह खैर बेड़े पार। दूसरी वजह है हुकूमत और किस पर बात करे, सारा कुछ तो मुझ टाइगर को ये सौंप दिया है उन्होंने कि मैंने करना है, कोरोना से टिड्डी दिल तक, मईशत से तिजारत तक और राशन से बेरोजगार तक, तो अब तो ये मैंने करना है, तो हुकूमत क्या करे, तो वो यही करेगी। दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह ये है कि ड्यूटियां लगी हुई हैं, अपोजिशन का काम चुक के रखो, थले नहीं आउण देना, उड़ाई जा सजना गुड्डी वांग उड़ाई जा। अच्छा, चौथी वजह है अपोजिशन का जवाब गजल, उधर से भी कुछ लोगों की ड्यूटी लगी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी काम चुक के रखे हुआ उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सुबह उठते हैं और शाम को सोने से पहले अपना कोरम पूरा करते हैं। पांचवी वजह है ये वोटर सपोर्टर को खुश रखने, अपने करप्शन बयानिए को जिंदा रखने और खून गरमाने का एक वो जो मौका है और वो ज़ाया नहीं होने देते। आखिरी वजह इनको भी नहीं पता और आखिरी वजह मुझे भी कोई नहीं पता। भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक अहम केस ज़ेर समाअत है, आपके पास इंसाइट होती है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास हमारे लिए? देखिए, मुझे पता है आप जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब केस की बात कर रही हैं और मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं अपनी अदालतों के साथ हूं, जो अदालत का फ़ैसला होगा वो मुझे कबूल है, अदालत जो फ़ैसला करेगी मैं उसके साथ हूं, मुझे अपनी आज़ाद अदलिया पर मुकम्मल यकीन है। ये केस भी इस वक्त 10 रुकनी फुल बेंच सुन रहा है और इसमें लेकिन मेरा एक व्यू हमेशा से रहा है कि क्या जस्टिस फ़ायज़ ईसा या कोई भी जज काबिल एहतसाब नहीं है? काबिल एहतसाब है। क्या जज का एहतसाब हो सकता है? हो सकता है। क्या जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा जा सकता है? भेजा जा सकता है। क्या जज के खिलाफ रेफरेंस कहाँ भेजना चाहिए? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये कहाँ गया है रेफरेंस? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया है। मतलब जज साहब की कोई शिकायत या उनकी कोई बात, उस पे जो रेफरेंस बना वो रेफरेंस गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब जज साहब का मामला जज साहबान सुन रहे हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी मज़े की बातें हुई हैं। जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब ने शुरू में अब तक उन्होंने फरमा दिया है कि सदर साहब जो हैं वो जानबदार हैं, वज़ीर आज़म जानबदार हैं, इसके अलावा मुल्की इदारे जानबदार हैं, इसके अलावा अटार्नी जनरल जानबदार हैं, वज़ीर कानून जानबदार हैं और इसके अलावा फ़लाँ जज मेरे जो हैं वो मेरे केस नहीं सुन सकते, यानी वो उनको चीफ़ जस्टिस बनना है लिहाजा वो ना सुने और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सारा कुछ हुआ और ये भी ठीक हो गया। अब उन्होंने 1-2 बड़ी और मज़े की बातें की, यानी 15 सवाल उन्होंने पूछे शहजाद अकबर साहब से और शहजाद अकबर साहब को उन्होंने बहरूपिया करार दिया। इसी तरह फ़रोग नसीम साहब को उन्होंने 6 सफ़ाती जो वो एक और दरख्वास्त दी, उसमें फ़रोग नसीम साहब के किरदार को कहा कि ये टाउट का किरदार है। ये दोनों लफ्ज़ जो हैं टाउट और बहरूपिया जो हैं मुझे तो हज़म नहीं हो रहे, पता नहीं वो कैसे अब होगा। बहरहाल अब ये है कि जज साहब, ये जायदादों का मामला है कि जज साहबान की अहलिया और बच्चों के नाम जो लंदन में जायदादें हैं वो डिक्लेयर भी नहीं की हुई, तो वो जायदादें कहाँ से आईं, उसकी मनी ट्रेल क्या है, यही मनी ट्रेल मांगी जा रही है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या जज से मनी ट्रेल मांगी जा सकती है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जज के खिलाफ दरखास्त किसने दी, एसेट रिकवरी यूनिट क्या है, फलां जो जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने भी सवाल उठाए और उन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए कि जो फ़ायज़ ईसा साहब ने उठाए हुए और वो मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जो जज साहब से सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब भी वो दें और वो देना चाहिए, हर एक को देना चाहिए। और जैसे उसमें कहा गया है कि जज साहब की अहलिया ने 2014 में अपनी आमदनी 9,285 रुपये ज़ाहिर की, जबकि बच्चे इतने बड़े नहीं थे या वो तालीम हासिल कर रहे थे कि वो इतनी महंगी जायदादें ख़रीदते। और क्या उसको कहते हैं कि इसके बाद ये जो जायदादें आईं कहाँ से आईं, किस तरह आईं, पैसा कहाँ से आया, यही वो सवाल है। और ये सवाल पूछा जाना चाहिए, सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। अब ये जज साहबान पर है, वो अदालत जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है, मगर
मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के हर आदमी को, खा वो इमरान खान हो, खा वो सदर मुमलकत हो, खा वो नवाज शरीफ हो, खा वो जरदारी साहब हों, खा वो सियासतदान हों, जज हों, ब्यूरोक्रेट हों, कानून और आइन के आगे सारे कोई बड़ा नहीं है। हर एक को अपना जवाब देना चाहिए और उससे कोई सवाल पूछा जाना चाहिए। तो ये नहीं करना चाहिए कि ये मुझसे अगर कोई सवाल पूछे तो मैं कहूँ पहले उससे पूछें, या आपकी तो नीयत ही ख़राब है, या आप तो ठीक ही नहीं हैं, या आप तो फलां ही नहीं कर सकते। तो इसमें ये जज साहब का मामला है, जज साहबान ही सुन रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये इंसाफ होगा और इंसाफ पर मबनी फैसला आएगा। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का वक्त इस वक्त खत्म हो गया है। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।